Good morning friends. So welcome to the Prelims booster session. आज का हमारा पहला टॉपिक है लो एमिशंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो ये आपके इन्वायरमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने रिसेंटली अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अनाउंस की है COP27 में कि कैसे हम लो एमिशंस पाथवे जो है वो अचीव करने वाले हैं। तो एक्चुअली जो ये लॉन्ग टर्म लो एमिशंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है सिर्फ इंडिया ने ही अनाउंस नहीं किया, बल्कि जितने भी पेरिस एग्रीमेंट में सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं उन सबको एक कमिटमेंट डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। लेकिन अभी तक सिर्फ 57 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया ने ये जो है वो डॉक्यूमेंट दिया है। तो इंडिया ने पहला ये बताया है कि पहला पॉइंट बताया है कि हम अपनी न्यूक्लियर पार्क कैपेसिटी को लगभग 3 गुना बढ़ाएंगे। दूसरा, इंडिया ने बोला कि हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंटरनेशनल हब बनना चाहते हैं। तीसरा, इंडिया ने बोला कि हम पेट्रोल में एथेनॉल के प्रपोर्शन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो इन 3 पिलर्स के ऊपर हमारी लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है वो खड़ी है। ठीक है, तो याद रखना, ये आप रट लो, चाहे कभी भी आंसर में लिखना हो, तो 3 हमने जो है मेन प्रॉमिस किए हैं। तो इंडिया के जो है, अगर हम ब्रॉडर सेंस में तो हमने देख लिया, बट अगर हम पेक्यूलियर देखें, पर्टिकुलर देखें, तो इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करना चाहता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाना चाहता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव करना चाहता है, परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम जो आपका जो है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जो आपकी होती है उसको इंप्रूव करना चाहता है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन लेके आ रहा है, नेट कार्बन सिंक बढ़ाना चाहता है अपने CO2 एमिशंस के, अपनी जो है नेशनल डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को बढ़ाना चाहता है। 2.5 से 3 बिलियन टन्स तक की जो है हम कार्बन को जो है वो सिक्वेस्ट्रेशन करना चाहते हैं। उसके लिए इंडिया ने बोला है कि ये सब हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत होगी, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज से जिनकी हिस्टोरिकल एमिशंस जो है वो जिन्होंने की है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर जो चैलेंज आया है उसको सुनने इसके लिए हाँ कर दिया है, और बोला है इस पटिशन में पटिशनर ने कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वॉयलेट करती है फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 19 से रिलेटेड अमेंडमेंट है ये फर्स्ट अमेंडमेंट। आर्टिकल 19 वही है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बाकी हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमारे टॉपिक के लिए इस टाइम पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वही इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर जो है फर्स्ट अमेंडमेंट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। ठीक है, तो जब पहली अमेंडमेंट हुई तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को अगर वॉयलेट कर रहा है तो वो नहीं होगा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को वॉयलेट कर रहा है तो नहीं होगा, फ्रेंडली रिलेशंस को खराब कर रहा है फॉरेन स्टेट्स के साथ तो भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे अलग अलग जो है वो जो है कंडीशंस डाल दी गई। ठीक है, तो यही फर्स्ट अमेंडमेंट थी। तो फर्स्ट अमेंडमेंट में और भी प्रोविजंस थे, जैसे कि स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन का केस जो था, जिसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट जॉब्स और कॉलेजेस जो हैं वो कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, क्योंकि उससे आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 29 क्लॉज 2 कह रहा है कि हमारी स्टेट जो है किसी को भी एडमिशन देने, किसी भी इंडिविजुअल को एडमिशन देने से डिनाई नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज। तो उसी के बेसिस पर उसी को ही जो है उसी के रिस्पॉन्स में फर्स्ट अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट लाया गया था, और इसमें जो है चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लैंड रिफॉर्म्स जो हम लेके आना चाहते थे उसको भी स्क्रूटनी से बाहर रखा गया था जुडिशरी की। फिर राइट टू जो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। तो वही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटिशनर जो है वो इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो हटाने को कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? इसको हमने जर्मनी से बोरो किया है। सज्जन सिंह केस में सबसे पहली बार सजेस्ट की गई थी, लेकिन आई ये कब? केशव नंदा भारती केस में 1973 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट तो कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकता। तो काइंड ऑफ ये एक जुडिशियल इनोवेशन है। हमारे ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही कोर्ट ने इसको कभी डिफाइन किया है। तो कोर्ट इसको डिफाइन तो नहीं करता है, बट केस बाय केस बेसिस पर इसके प्रिंसिपल्स को लिस्ट करता रहता है। ठीक है, जैसे फेडरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम फेडरलिज्म को जो है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में मानते हैं। तो ऐसे ही वर्ड सेक्युलरिज्म, वो तो 1976 में आया था, लेकिन 1973 तक में भी हम उसको सेक्युलरिज्म को इनहेरेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू मानते रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ईस्ट एशिया समिट, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे 17th ईस्ट एशिया समिट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें 18 रीजनल लीडर्स फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और कोऑपरेशन के लिए मिलते हैं। पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो इंडो पैसिफिक रीजन में है उसको जो है वो जो है उसके साथ डील करते हैं। और
इसमें एशियन कंट्रीज़ के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब आपका साउथ कोरिया, रशिया और यूएस इसके पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो लगभग 54% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें रिप्रेजेंट होती है और 58% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इसमें मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं जिसके ऊपर ईस्ट एशिया समिट जो है वो कंडक्ट की जाती है। एनवायरमेंट, एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और एशियन कनेक्टिविटी। तो ईस्ट एशिया के समिट के इंडिया के साथ क्या लिंक रहे हैं? तो एशियान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने जो है साइन की हुई है, जिससे कि हमारे जो है हिस्टोरिकल, सिविलाइजेशनल और जोग्राफिकल टाइज के ऊपर हमने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी एशियान बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल 2022 में 30th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं हम एशियान और इंडियन रिलेशंस के, ठीक है। सो अभी वाइस प्रेसिडेंट जब धनखड़ जी गए वहाँ पर तो उन्होंने $5 मिलियन की एडिशनल कंट्रीब्यूशन अनाउंस की एशियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। एनवायरमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी ने कहा है कि अगर हम 2021 में देखें तो हमने 392 केसेस रिपोर्ट किए हैं इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग के, ठीक है। तो ये होता क्या है? IUU फिशिंग होती है कि जब इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई और कंट्री का या तो किसी और कंट्री की स्टेट पार्टी या फिर नॉन स्टेट पार्टी जो है वो इलीगल तरीके से फिशिंग कर रहा हो, ठीक है। तो हमने मोस्टली देखा है कि चाइनीज़ फिशिंग वेसल्स या इवन फिशिंग वेसल्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन जो है इंडियन ओशन के जो है रीजन में आकर जो है इंडिया के जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में आकर फिशिंग करते हैं, जिसको इलीगल करार दिया गया है। ये मोस्टली फिशिंग हम नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन में देखते हैं। इससे होता क्या है कि ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, सिर्फ इंडियंस जो है यहाँ पर जो है फिशिंग कर सकते हैं, उसकी जो भी इकोनॉमिक वैल्यू है हम ही सिर्फ डेराइव कर सकते हैं। लेकिन जब ये चाइनीज़ या यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ करती हैं तो उससे हमारा फिश स्टॉक जो है वो डिप्लीट होता है, मरीन हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है और हमारे जो फिशरमैन है वो डिसएडवांटेज पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए ये रीजन बनाया गया है। लेकिन उनको यहाँ पर जब बाहर के लोग आकर फिशिंग करने लगेंगे तो उनका स्टॉक जो है वो डिप्लीट होने लगेगा। तो उसके लिए हमने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर बनाया है, जो आपका गुड़गांव में लोकेटेड है, ठीक है, गुरुग्राम में लोकेटेड है रादर। तो ये आपके जो है डिस्टेंट वाटर फिशिंग फ्लीट्स के ऊपर नज़र रखता है। क्वाड ने भी एक इनिशिएटिव शुरू किया, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, जिसके अंदर जो है क्वाड कंट्रीज़ भी आपस में कोऑपरेट कर रही हैं कि कैसे IUU फिशिंग को रोका जा सके। ऐसे ही इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन जो है ये भी बनाया गया है इंडियन नेवी द्वारा, जो कि बाकी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके रीजनल मॉनिटरिंग सेंटर्स के साथ जो है वो कोलैबोरेट करता है उनके, और उसके बेसिस पर देखता है कि क्या कहीं हमारे यहाँ पर IUU फिशिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसे ही और भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी कहता है कि जो भी कोस्टल नेशंस है वही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं अगर इलीगल फिशिंग हो रही है तो उसको उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, तो उन्हीं का डोमेन है इसको एड्रेस करने का। तो इसके लिए कुछ रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई हैं, जैसे इंडियन ओशन टूना कमीशन, सदर्न इंडियन ओशन फिशरीज एग्रीमेंट, जो कि आपके UN क्लॉज के ही मैंडेट में आता है। ऐसे ही 2 ग्लोबल लेवल पर भी रेगुलेशंस हैं, केप टाउन एग्रीमेंट और एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स, ठीक है। इंडिया ने दोनों को ही नहीं साइन किया है, इंडिया अभी तक इसको दोनों को साइन नहीं किया है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम्स। अब जो UN क्लॉज है वो ये कहता है कि आपको जो है व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम लगाने हैं सारे बोट्स के ऊपर, जिससे कि हम जो है ये ऑटोमेटिकली देखा जा सके कि वो बोट जो है वो कहाँ पर फिशिंग कर रही है और कितनी फिशिंग कर रही है। तो अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो जो लार्जर वेसल्स हैं जिनकी 20 मीटर से ऊपर की हाइट है, उनमें तो हमने ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स लगा दिए हैं। लेकिन जो उससे कम जो है लेंथ की हैं, जो कि 20 मीटर से कम लेंथ की हैं, उनमें जो ये एफर्ट्स हैं अभी तक डिले हुए हैं, अभी तक ये लगाए नहीं गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। ये आपके इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को प्रोजेक्ट मिला है इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का चेन्नई में। तो ये कंट्री का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट मिलकर बना रहे हैं। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जा रहा है जिसमें नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, रेल विकास निगम, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिलकर जो है
इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस प्रोजेक्ट की लगभग कॉस्ट 1400 करोड़ के आसपास होगी और इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो देखेगी। ठीक है, अब इसमें इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होंगी, सिर्फ रोड ही नहीं, रेलवेज, इनलैंड वाटरवेज, ये सब कुछ इसमें बनाया जाएगा ताकि लॉजिस्टिक सिस्टम को ठीक से स्ट्रेंथन किया जा सके और डाइवर्सिफाई भी किया जा सके। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट इस टाइम पर बहुत हाई है। लगभग 16% ऑफ जीडीपी हमारी कॉस्ट सिर्फ लॉजिस्टिक की पड़ती है, जबकि अगर हम चाइना में देखें तो उसकी जो उनकी कॉस्ट है वो 10% तक है। यूएस और यूरोप में तो सिर्फ 8% कॉस्ट पड़ती है उनको लॉजिस्टिक्स की। इंडिया का भी ये मोटिव है कि हम भी अपनी कॉस्ट जो है वो 10% ऑफ जीडीपी तक ले जाएं। ठीक है, उसके लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी निकाला गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022। तो ये आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने रिसेंटली नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 अनाउंस किए हैं और इसमें इंडिया के टेबल टेनिस स्टार अचंता शरत कमल को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। सीमा पुनिया और लक्ष्य सेन जी को अर्जुन अवार्ड मिला है। ऐसे ही द्रोणाचार्य अवार्ड जो है आपके कुछ कोचेज को मिला होगा। ठीक है, सो ऐसे ही ये नाम मेंशन किए गए हैं, याद रखने की जरूरत तो नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अवार्ड्स होते कौन से हैं। तो जैसे अगर हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देखें तो ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का। 1991-92 में इसको अनाउंस किया गया था पहली बार। 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड जो है अनाउंस किए गए थे, जो कि कोचेज को मिलते हैं। अर्जुन अवार्ड जो है वो 1961 में अनाउंस किए गए थे। ये सिर्फ गुड परफॉर्मेंस को ही नहीं बल्कि लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप और सेंस ऑफ डिसिप्लिन को भी देखते हैं। ऐसे ही ध्यानचंद अवार्ड्स हैं, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जनजातीय गौरव दिवस। सोशल इश्यूज के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल अनाउंस किया था कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा इन मेमोरी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। तो आपको पता है कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं, चाहे संथल्स हों, तामर्स हों, कोल हों, भील हों, खासी हों या मीज़ो हों, उन्होंने हमारी फ्रीडम जो है फाइट थी जो, उसमें बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इसीलिए हमने जो भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, उन जिनकी बर्थ एनिवर्सरी 15 नवंबर होती है, उस दिन को चुना है और जनजातीय गौरव दिवस उसको अनाउंस किया गया है। ठीक है, सो भगवान बिरसा मुंडा 1875 में बॉर्न हुए थे मुंडा ट्राइब में। इनको धरती अब्बा या फिर अर्थ फादर भी कहा जाता है और इन्होंने उलूगन रिवोल्ट जो है या फिर जिसको हम मुंडा रिबेलियन कहते हैं, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किया था। उन्होंने कहा कि डेट्स देने अपने बंद कर दो, इंटरेस्ट मनी लैंडर्स को देना बंद कर दो, टैक्सेस देना बंद कर दो ब्रिटिश को। उन्होंने मिलिट्री यूनिट्स भी बनाई, इवन प्रोपेगेंडा यूनिट भी बनाई और उन्हीं के इन एफर्ट्स से ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स हो गई और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में पास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सी विजिल 2022। तो ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड एडिशन ऑफ पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2022 जो है वो कंडक्ट की जा रही है। नेशनल लेवल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, 2018 में स्टार्ट की गई थी ताकि हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है नवंबर के जो अटैक्स हुए थे मुंबई में, उसके बाद हम उसको जो है वो एनहेंस कर सकें। तो बेसिकली ये हमारे पूरी कोस्ट लाइन पर और हमारे पूरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में कंडक्ट की जाती है। इंडियन नेवी इसको कंडक्ट करती है इन कोऑर्डिनेशन विद कोस्ट गार्ड और इवन अदर मिनिस्ट्रीज जो है उनको भी इसमें साथ लिया जाता है। इवन स्टेट्स या फिर जो कोस्टल स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज है उनको भी साथ लिया जाता है। और इसको अगर हम कंबाइन करके देखें ट्रॉपेक्स के साथ, ट्रॉपेक्स क्या है? थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज जो हर 2 साल में इंडियन नेवी करती है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं, ये सी विजिल और ट्रॉपेक्स दोनों मिलकर हमारी कॉम्बैट रेडीनेस या फिर हमारी सिक्योरिटी जो है कोस्टल सिक्योरिटी उसको देखने के लिए सक्षम है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is low emissions development strategy. So this topic is important for your environment section. So India has recently announced its long-term strategy to transition towards a low emissions pathway at the COP27, which is ongoing in Sharm el-Sheikh, Egypt. And basically it's a commitment document which every signatory to the Paris Agreement has to sign by 2022. And so far only 57 countries, of course including India, have submitted this document. So India's strategy is mainly based upon 3 pillars. The first one is, of course, that we will be expanding our nuclear power capacity by at least 3 times. Secondly, we want to present India as an international hub for producing green hydrogen.
Thirdly, we want to increase the proportion of ethanol in petrol. So basically, these are the three broad terms based upon which we have envisioned our low emissions development strategy. So that's why India is saying that we want to reform our modes of transportation. We want to use electric vehicles. We want to increase ethanol blending. We want a strong shift towards public transport. We also want carbon sequestration. We have launched this PAT scheme, the Perform, Achieve, and Trade scheme. We have also made provisions for forest and tree cover so that we can generate a net carbon sink of about 15% of CO2 emissions. And we also have a nationally determined contribution commitment of 2.5 to 3 billion tons of additional carbon sequestration in forests and tree cover by the year 2030. But for that, we need climate finance. This cannot be done without finance. For that, India is asking the developed countries that we need trillions of dollars, and you, because you have historical emissions, you ought to pay for that, and you have to provide climate finance to us. Okay. So the next topic is First Amendment to the Constitution. This topic is important for the polity section. So recently, Supreme Court has agreed to hear a petition which has challenged the first constitutional amendment, and particularly the amendment which made freedom of speech and expression conditional. Okay, and this petition is saying that this amendment violates the basic structure doctrine. So, what is Article 19 of the Constitution? You know that apart from other freedoms, it gives freedom of speech and expression, but under the First Amendment to the Constitution, reasonable restrictions were imposed on it. In the interests of sovereignty and integrity of India, security of state-friend relations with foreign states, public order, decency and morality, contempt of court, defamation, incitement to an offense. So basically, all these reasonable restrictions were imposed. Okay, so what was the First Amendment? If we look at it, there were certain elements to this amendment. First, of course, was when the state of Madras versus Champakam Dorai Rajan case was heard by the Supreme Court, which said that reservation in government jobs and colleges cannot be provided on the basis of caste, because under Article 29 clause 2, the state cannot deny admission to any individual on the basis of race, religion, caste, or language. For that, it was necessary to provide for reservation. So for that, First Amendment Act was enacted in response to this judgment. Similarly, there were changes made so as to exempt land reforms from our scrutiny, and there was the main provision that has been challenged currently is the restrictions which were imposed upon right to freedom of speech and expression. Okay, the argument given here is that it violates the basic structure. So let's also see what is the basic structure doctrine. So this doctrine has been borrowed from Germany, but it was originally suggested by the Supreme Court in Sajjan Singh case. Only in Kesavranda Bharti case of 1973, the Supreme Court enumerated that Parliament can amend the Constitution, but it does not have the power to destroy the basic structure. Okay, so basically it's a judicial innovation, and it is done. The Supreme Court on a case-by-case basis has enlisted the principles regarding the basic structure, like federalism. It is not mentioned in the text, it is not mentioned in the Constitution, but it has been included within the basic structure. Similarly, secularism was not part of the Indian Constitution until 1976, but in 1973 the Supreme Court included it within the basic structure doctrine. Similarly, other judicial innovations have been made to expand the scope of basic structure doctrine. So the next topic is East Asia Summit. This topic is important for your international relations. So Vice President Jagdeep Dhankar ji has recently participated in the 17th East Asia Summit in Cambodia. And East Asia Summit is a meeting of 18 regional leaders which get together for strategic dialogue and cooperation in the field of politics, security, and economics. It is Indo-Pacific's premier forum for strategic dialogue. Apart from the Asian countries, Australia, China, Japan, India, New Zealand, South Korea, Russia and US are the partners of East Asia Summit. Okay, so these are the basically dialogue partners. And East Asia Summit membership consists of about 54% of world population and 58% of global GDP. So what are the links of East Asia Summit with India? So India and ASEAN have signed up strategic partnership, and
ASEAN is also central to our Act East policy. This year, 2022, is the 30th anniversary of ASEAN-India relations, and during this visit, Vice President has also announced an additional contribution of $5 million to ASEAN-India Science and Technology Fund. So the next topic is illegal, unreported, and unregulated fishing. This topic is important for both environment and international relations. So as per the Indian Navy reports, 392 reported incidents of illegal, unreported, and unregulated fishing were monitored in 2021. So it is called IUU fishing. So it means that other parties are involved in fishing in your exclusive economic zone, like Chinese fishing vessels and even fishing vessels from European Union enter Indian Ocean region, which is the exclusive economic zone of India, and mostly in the northern Indian Ocean region, they participate in illegal fishing or the IUU fishing, and it puts us to a disadvantage because it depletes our fish stocks, which is meant for our fishermen. Okay, so for that, the Indian Navy has installed this Information Management and Analysis Center in Gurugram, and it monitors the extra-regional distant water fishing fleets, and it has also participated with Quad countries within the domain of Indo-Pacific Maritime Domain Awareness, and IFC-IOR, that is the Information Fusion Center Indian Ocean region, also collaborates with other regional monitoring centers to keep an eye over IUU fishing in our exclusive economic zones. So United Nations Convention on the Law of the Sea says that coastal nations are responsible for addressing this problem within their respective EEZ. That's why India is proactively trying to address this menace. Okay, and there are also other regional fisheries management organizations like Indian Ocean Tuna Commission, Southern Indian Ocean Fisheries Agreement. Both of them operate within the mandate of UN clause as regulatory bodies to monitor IUU fishing on the high seas. There are two global regulations, both of which India is not a party: Cape Town Agreement on ports and port state measures. But at the global level, there are vehicle management systems which say that you have to install these systems on your boats or vessels, so that the volume and location of the fish catch can be recorded. But in India, only the larger vessels, which are over 20 meters in length, have installed these automatic identification systems. But the short vessels, or which are sub 20-meter vessels, they have not yet installed these vehicle management systems, which is a major hurdle for us to monitor these vessels when they go for fishing. Okay. So the next topic is multi-modal logistics park. This topic is important for our economy section. So Reliance Industries Limited has recently been awarded the project to build India's first multi-modal logistic park in Chennai, and it is the country's first multi-modal logistic park, which the central and Tamil Nadu government will together form with a special purpose vehicle. And apart from that, National Highways Logistic Management, Rail Vikas Nigam, Chennai Port Authority, and Tamil Nadu Industrial Development Corporation will also be participating in it. So the project would be costing about 1400 crores, and it will be monitored by the highest levels of the central government. It will facilitate intermodal transportation, and the aim is to strengthen and diversify the logistics system. Why it is important? Because if we look at the logistics cost in India, then it is very high. If we compare it with US and Europe, where the costs are just about 8% of GDP, we have double that amount. Almost 16% of our GDP goes just in logistics cost. Whereas in China, the costs are at about 10%, which we have also targeted now. We want to bring down our logistics cost to 10% of GDP. For that, PM Gati Shakti National Master Plan has also been launched. So the next topic is National Sports Award 2022. So this topic is important for your governance section. Ministry of Youth Affairs and Sports has recently announced a National Sports Award. Like India's table tennis star Achanta Sharath Kamalji has been conferred with the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award. Seema Punia and Lakshya Sen ji has been given the Arjun Award. Similarly, there are certain awards here mentioned. Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. This is, of course, the highest sporting honor of India. It was instituted in 1991-92. The Dronacharya Awards are given to eminent coaches. It was instituted in 1985. Similarly, there is Arjun Award, Dhyan Chand Award, Tenzing Norgay National Adventure Award, Maulana Abul Kalam Azad Trophy, and Rashtriya Khel Protsahan Puruskar.
So the next topic is Janjatiya Gaurav Divas. This topic is important for your social issues. So Government of India has declared that on 15th of November we will be celebrating the Janjatiya Gaurav Divas, which will be dedicated to the memory of brave tribal freedom fighters. You know that in our freedom struggle, the tribal communities like Santhals, Tamars, Kol, Bhils, Khasis, and Mizos, to name a few, of course, have given a significant contribution. So on the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda, the government decided to celebrate this day as Janjatiya Gaurav Divas. So Bhagwan Birsa Munda was born in 1875 in Munda tribe. He's often referred to as Dharti Abba or the Earth Father. He led the Ulugan revolt or the Munda rebellion against British government, and he organized masses to stop paying debts or interest to moneylenders and even the taxes to the British. He also formed two military units and even a propaganda unit, and based upon his struggle, the British Indian government was forced to pass the Chota Nagpur Tenancy Act of 1908. So the next topic is Sea Vigil 2022. This topic is important for your security section. So recently the third edition of Pan India Coastal Defense Exercise Sea Vigil 2022 has been conducted, and it's a national level coastal defense exercise which was actually conceptualized in 2018, and it aims to enhance maritime security since the 26/11 attacks happened in 2008. So it will activate the coastal security apparatus across the India along the entire 7,516-kilometer coastline and even our exclusive economic zones. So it will also involve, apart from the Indian Navy and Coastal Guard, the Coast Guard, it will also involve coastal states and union territories and other ministries. So when we combine it with TROPEX, that is the Theater Level Readiness Operational Exercise, which is conducted by Indian Navy every 2 years, this Sea Vigil and the TROPEX together will cover the entire spectrum of our maritime security challenges. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.